हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और चैप्टर 9 अब क्लास 12 फिजिक्स का ख़त्म हो चुका है। आज से लेक्चर चैप्टर 10 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 10 का भैया वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों। मोस्टली वो टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें। वैसे सभी बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा और डीप में पढ़ाओ, लेकिन बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए हम आपका क्लास लेते हैं। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये चैनल भी आपके लिए परफेक्ट है बच्चों, और हमारे लिए आप भी परफेक्ट हैं। क्योंकि यदि आप आगे चलकर हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय डीप में नहीं पढ़ाता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बच्चों को कम समय में ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, तो जितना डिमांड होता है उसके आधार पर पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर 10 का नाम ही है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। इसकी कुछ पृष्ठभूमि आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, और इसके बाद हम क्रम बाई क्रम बच्चों आपके जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो परिभाषा आता है बच्चों की, ये प्रकाश का सरल रेखीय गमन है क्या, या प्रकाश की सरल रेखीय गति है क्या। तो प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया बनती है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सिंपल सा सरल रेखा में गति करने का प्रमाण यहाँ पे बताया गया कि कोई प्रकाश किरण है हमेशा सरल रेखा में चलती है। ये सबको पता है, सबको पता है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो है सरल रेखा में गति करती है, लेकिन इसका साक्ष्य क्या है, इसका प्रमाण क्या है। तो बोला गया कि भाई प्रकाश मार्ग से कोई प्रकाश किरण आ रही है, उसके सामने आप क्या रख दो, अपारदर्शी वस्तु रख दो, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब सिंपल है, वो प्रकाश किरणें कहीं ना कहीं सीधी आ रही थी। ये इसका साक्ष्य है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करती है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई प्रकाश किस रेखा में गति करती है, किस प्रकार से गति करती है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा सरल रेखा में गति करती हैं। इसके पहले चैप्टर 9 में आपने परावर्तन पढ़ा बच्चों। परावर्तन आपने पढ़ा, उसमें सब कुछ पता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पे टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह जो परिघटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी सतह पर टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा तल है, प्रकाश किरण ये इसका मान लो अभिलंब है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आपतन कोण का मान आई है, परावर्तित होकर के उसी मार्ग पर वापस चली गई, तो परावर्तन कोण आर है। प्रकाश किरण पी क्यू आपतित हुई और आर एस दिशा में चली गई, एम एन इसका अभिलंब है, और ये बच्चों परावर्तक पृष्ठ है। तो प्रकाश किरण जब किसी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये उसके नियम थे कुछ। चलिए आगे बात करते हैं अपवर्तन का। तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका सेम थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम परिभाषा है कि जैसे भी आपने देखा पृष्ठ की सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सीधे न जाकर कहीं अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास झुक जाती है। तो आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर है। पी से क्यू पर टकराई, क्यू आर दिशा में चली गई, एम एन इसका अभिलंब है। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन जो है एक ही माध्यम की घटना है, किसी सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में वापस हो जाती है बच्चों। लेकिन यदि हम बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन में बच्चों क्या होता है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये आपका अपवर्तन हो गया। बड़ विक्षेपण क्या है, जब हम श्वेत प्रकाश को या सूर्य से आने वाली प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजार दें तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना, ठीक है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसे हम वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। जो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप अवयवी रंग प्राप्त होते हैं, बैजानी हपी नाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला,
और ना से नारंगी, ला से लाल। ये 7 अवयवी रंग होते हैं। यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह जो परिघटना है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या? वर्ण विक्षेपण, जिसे परिक्षेपण के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम कुछ इन परिभाषिक शब्दावली को समझते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं से जर्नी स्टार्ट होता है बच्चों, और हम आपको ऐसे भी टॉपिक बाय टॉपिक क्रम से कराते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते रहेंगे। चलिए, व्यतिकरण क्या बच्चों? कि जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है, मतलब आपतित होती है, तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण आप बहुत डीप में समझोगे। व्यतिकरण का एक अलग से वीडियो आएगा। व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण की शर्तें क्या है, ये सब कुछ आपको एक लंबे लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी परिभाषा भी सिंपल समझो कि भाई व्यतिकरण किसी एक किरण के लिए नहीं हो सकता, किसी एक तरंग के लिए नहीं हो सकता। जब एक से अधिक तरंग होगी तभी वहां पे व्यतिकरण संभव हो सकता है। अब जैसे 2 तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं, गमन कर रही हैं, उनकी आयाम भी समान है, आवृत्ति भी समान है, तब बच्चों अध्यारोपण के कारण आयाम में परिवर्तन हो जाता है और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाती है। यह जो परिघटना है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अब जैसे आयाम और आवृत्ति की बात आ गई, तो आयाम क्या कहलाता है बच्चों? जैसे प्रकाश किरण किस प्रकार चलती है, जैसे मान के चलता हूं अक्ष है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। ठीक है, ऐसे ही तो प्रकाश किरण चलती है तरंग के रूप में। अब यहां पर यदि मैं आपसे कहूं कि तरंग दैर्ध्य बताओ, तो ये 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और आयाम क्या है बच्चों? या तो अधिकतम ऊंचाई या तो अधिकतम गहराई, ये आयाम हो गया। आवृत्ति क्या कहलाता है? तो आवृत्ति की 1 सेकंड में कितने बार कंपन करता है, 1 सेकंड में कंपन, 1 सेकंड में कंपन यानी आवृत्ति कितने बार कंपन करता है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो 2 तरंगे हैं जो कि सेम आयाम और आवृत्ति के हैं, एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, लेकिन अध्यारोपण के कारण उनका आयाम बदल जाता है और माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अब बात कर लेते हैं विवर्तन की। इन पर अलग से टिप्पणी आएगा, बिल्कुल आप चिंतित ना हो, अभी आपको सूक्ष्म रूप में समझाया जा रहा है। विवर्तन क्या बच्चों? प्रकाश तरंगों का अवरोध या द्वारा के तीक्ष्ण कोनों पर टकराकर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे आपका दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है, केवल रोशनदान ऊपर वाला एक छोटा सा, जिसे अपन देसी भाषा में झकिया बोलते हैं, एक छोटा सा रोशनदान खुला है। प्रकाश किरण जब आती है तो रोशनदान से डायरेक्ट तो नहीं आ पाएगी घर में, क्योंकि भाई प्रकाश किरणें छत से टकराती है, दीवार से टकराती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुड़ करके वो प्रकाश किरण आपके कमरे के अंदर भी आ जाती है। रात के समय में देखो कमरा पूरा अंधेरा रहता है, मतलब लाइट ना जलाओ तो अंधेरा है, लेकिन दिन में आप दरवाजा खिड़की सब बंद करके रखो, केवल एक छोटा सा रोशनदान आप खोल के रखो, तो प्रकाश किरणें दीवार पर टकराती है, तीक्ष्ण धार से मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद आपके कमरे में आती है, वहां भी धार से मुड़ जाती है और नीचे तक, जमीन के तल तक, मतलब फर्श तक वो प्रकाश किरणें पहुंचती है। फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देने लगता है। आप प्रैक्टिकल कर लेना। मान लो प्रकाश किरण पश्चिम दिशा से आ रही है, क्योंकि जब मान लो कि आपका जो घर का दरवाजा है वो पूर्व की ओर है और सूर्य जो है शाम टाइम पश्चिम की ओर हो गई, फिर भी आपके कमरे में कहीं ना कहीं रोशनी रहेगी, क्योंकि वो आपके घर से प्रकाश किरणें टकराएगी, छत पे टकराएगी, छत के बाद आंगन में भी जाएगी कुछ ना कुछ प्रकाश किरणें, वही प्रकाश किरण आपके दरवाजा में जाएगी, टकराएगी, फिर अंदर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा से प्रकाश किरणें आ रही है, सीधे पूर्व की ओर चली जाती। हमारे भैया साहब दरवाजा पश्चिम की ओर है ही नहीं, तो प्रकाश किरण जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश किरण ऐसा नहीं होता है, टकराती है तीक्ष्ण धार से, कोनों पर टकरा करके मुड़ने की घटना होती है, इसलिए उसे हम विवर्तन कहते हैं।
ध्रुवण क्या है बच्चों? प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा में लंबा चारों ओर सममित की कमी का प्रदर्शन करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप कहीं पे एक आग जला दिए तो उसकी एक निश्चित सीमा तक की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूरी बढ़ता जाएगा वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश किरणें पहुंच ही नहीं पाती है। आप एक बल्ब जला दो घर के बाहर, तो उस बल्ब की भी एक निश्चित सीमा है, उसकी भी एक निश्चित एनर्जी की सीमा है कि यहां तक की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, क्योंकि वहां तक रोशनी पहुंच पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर धीरे 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 उसकी तीव्रता में कमी आती जाती है कि नहीं? दिमाग लगाओ, एक खंभा लगा दो, खंभा में एक बल्ब लगा दो, फिर आप प्रैक्टिकल देखना कि उसके चारों ओर एक निश्चित सीमा तक की वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि वो प्रकाश किरणें वहां से निकल रही है, बल्ब से निकल रही है, लेकिन जाते जाते धीरे धीरे करके उसकी तीव्रता में कमी होती जा रही है। जो भी बल्ब से प्रकाश किरणें निकल रही है, धीरे 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 करके उसकी तीव्रता में कमी हो रही है, और यही जो कमी है ये सब प्रदर्शन ध्रुवण कहलाता है। सिंपल है। और भैया परिभाषा में जो लास्ट हमारा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जैसे हम अगले चैप्टर में जब पहुंचेंगे, चैप्टर नंबर 11 में, तो वहां पर हम बताएंगे कि किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हो गई। बच्चों क्या हो गई? प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, और जैसे प्रकाश किरणें आपतित हो रही है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, वो एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और निकल करके बाहर चलने लगते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जब प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। यह जो परिघटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव की धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो परिभाषिक चीजें हैं, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसे आपको तैयार करना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जो हाइगन का तरंग सिद्धांत है, हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या क्या अभिधारणाएं दिए, ये चीज आपको पढ़ना है। जैसे उन्होंने बताया कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक तरंग व्याप्त है जो समांगी तथा द्रव्यहीन होता है। इसकी प्रत्यास्थता अत्यधिक और घनत्व बहुत ही कम होता है। इनका सिद्धांत है। इन्होंने जो बताया वही चीज हम यहां पर दे रहे हैं। ये अपनी भाषा में इसको आप नहीं लिख सकते। जो सिद्धांत होती है बच्चों उसको हम उन्हीं के आधार पर लिखेंगे। आपको इतना 3 लाइन ना लिख करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाइगेन्स के आधार पर संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक तरंग माध्यम व्याप्त है, या कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक माध्यम व्याप्त है। इतना तो लिख सकते हो। दूसरा नंबर लिखना है कि प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करती है। किसने बताया? हाइगन ने बताया। अभी हम हाइगन के तरंग सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। हाइगन का सिद्धांत भी है तरंगाग्र से संबंधित, लेकिन अभी तरंग सिद्धांत कि प्रकाश किरणें किस प्रकार से तरंग के रूप में चलती है, उन्होंने यहां तक बता दिया कि संपूर्ण अंतरिक्ष जो दिख रहा है, ऊपर की ओर देखो, आपने छत में खड़े हो जाना भैया, छत में खड़े हो जाना और ऊपर की ओर देखना। बोला जो भी दिख रहा है ना अंतरिक्ष में, वायुमंडल के बाहर, वो सब ईथर है वहां, वो भी तरंग के रूप में। और उसमें जो प्रकाश किरणें चलती है भैया, बोला भी गया था काल्पनिक माध्यम, कल्पना कर रहे हैं, हमने देखा नहीं लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि ईथर है। और बोला तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किंतु नियत है। सबको पता है भाई प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये भैया हाइगन ने भी अपने सिद्धांत में बताया था। प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रेनल आदि वैज्ञानिकों ने इसे आगे चलकर माना कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पहले हाइगेन्स ने क्या बताया था? अनुदैर्घ्य है, और बाद में फ्राउनहोफर, फ्रेनल, ये सब कुछ आगे पढ़ोगे आप लोग। विभिन्न रंगों की प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, यहां तक आप लोग लिख लेना। ठीक है, विभिन्न रंगों की प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। ये 5 उनकी परिकल्पनाएं थे। ठीक है, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की परिघटना संख्या, तो यहां पर व्याख्या होना चाहिए, है ना, व्याख्या। हाँ भैया, वही तो मैं कहा, गलत हो रहा है यार। हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की परिघटनाओं की व्याख्या करने के पूर्व तरंगाग्र की अवधारणा को समझना आवश्यक होता है।
अब भैया तरंगाग्र क्या है? अब बोलो तरंगाग्र क्या है? बिल्कुल चिंता ना करिए, ये जो मैंने कहा कि प्रकाश किरण कहीं पे जा रही है तो धीरे धीरे करके उसकी तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ एक संरचना होगी, उसकी कहीं ना कहीं एक निश्चित सीमा होगी कि किस प्रकार से चल रही है। मतलब किसी माध्यम में जो प्रकाश है तरंग के रूप में संचरित हो रही है, वो किसी भी क्षण किस कला में है, उसका बिंदुपथ क्या है, इसकी जानकारी तरंगाग्र देता है, जो कि 3 प्रकार से होता है, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र और एक समतल तरंगाग्र। इसको हम अगले लेक्चर में तीनों तरंगाग्र के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल हाइगन के तरंग सिद्धांत में आप लोगों को 5 सिद्धांत, पहला उन्होंने बताया संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक माध्यम व्याप्त है, इस ईथर नामक माध्यम में जो प्रकाश किरण है वो तरंग के रूप में संचरित होती हैं। तीसरा लिखना है तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। चौथा है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन बाद में इन्हें अनुप्रस्थ माना गया, पहले अनुदैर्घ्य तरंग माना गया था। हाइगेंस के आधार पर ये जो प्रकाश तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन बाद में अनुप्रस्थ तरंग माना गया। उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की तीव्रता या आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, ये चीज आपको तैयार कर लेना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैप्टर 10 हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही फास्ट चलेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, और आपके लिए निरंतर मैं मेहनत करूंगा और आप भी बेहतर मेहनत करते चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।